अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमें बताइएगा कि जो डिप्रेशन का जो वर्ड है, क्या डिप्रेशन का मतलब क्या है? जब भी आपको ज़हनी दबाव हो या किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया को देखते हैं, बिल्कुल। वो एआई यूज़ करते हैं, तो उनको पता होता है अगर कोई भी ऐसी आपको साइन सिम्पटम्स आए ना, फ़ौरन से एआई या इस तरह से गूगल करने लग जाए तो कि हुँ, साइन सिम्पटम्स किस ज़हनी डिसऑर्डर की हैं या किस साइकोलॉजिकल, फिर आप देखते हो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो। बिल्कुल। लेकिन चैट जीपीटी और एआई कभी भी आपका थेरेपिस्ट नहीं बन तो सकता। सोशल मीडिया जो है वो कैसे हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारी सारी जो यूथ है स्पेशली आज अगर हम अपनी यूथ को हुँ, देखें, हुँ। जेन ज़ी जनरेशन को जी, देखें, जी, जी। तो सोशल मीडिया किस तरह उनके यूथ के कॉन्फिडेंस को इस डिप्रेशन, इस ओवरथिंकिंग की वजह से उनके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और क्या-क्या इसके डैमेज इफेक्ट? तो अगर तो आप डिप्रेशन में आपको जब भी 9-10 बजे नींद फ़ील हो, आप सो जाएँ। ठीक है। आप कैफ़ीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हुँ। आप कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल खाना खाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद सुभान जावेद, एन एजुकेशनिस्ट एंड मेंटोर। आप देख रहे हैं सुभान जावेद टॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। अगर हम आज के मुआशरे की तरफ नज़र डालें तो हमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखाई देती है और वो है ज़हनी दबाव। हमारे मुआशरे में हर उम्र के लोग और ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो किसी न किसी एनजाइटी, किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार है। बाहर से तो सही नज़र आ रहे होते हैं लेकिन अंदर कोई ना कोई जंग चल रही होती है, हर वक्त मुसलसल कोई ना कोई टेंशन चल रही होती है। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तलीमी अदारे हैं, ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन के सुसाइड यानी ख़ुदकशी जैसे जो वाक़यात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवालिया निशान है, क्या रीज़न है कि क्यों इतनी ओवरथिंकिंग क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? क्या रीज़न है कि हमारे माशरे के अंदर ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब हो रही हैं? क्या रीज़न है इसकी? और सबसे अहम सवाल कि इन सब चीज़ों का सलूशन क्या है? और इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात के लिए जो आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम जो गेस्ट मौजूद हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और सबसे अहम बात कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो यूथ को इंडिपेंडेंट बनाने का जो प्रोग्राम है, बनू काबिल, उसका भी पार्ट रह चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर फ़ायदा तबस्सुम साहिबा की। डॉक्टर फ़ायदा तबस्सुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज। आइए उनसे इन तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुभान जावेद टॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप सियालकोट से स्पेशली लोगों की गाइडेंस के लिए और हमारे पॉडकास्ट के लिए यहाँ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमें बताइएगा कि जो डिप्रेशन का जो वर्ड है, कि क्या डिप्रेशन का मतलब क्या है? अच्छा, जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि हम सोसाइटी की बात करें, तो बहुत से लोगों ने इसको नॉर्मल ले लिया हुआ है कि अपनी आम रूटीन में भी ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे मुझे ही है। डिप्रेशन हो गया है, मुझे ये हो गया। हालाँकि डिप्रेशन एक स्वेर किस्म की कंडीशन होती है। जब आप डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने एक्चुअली करना क्या है। हुँ, किसी आप वर्क प्लेस में भी हो या कहीं घर में भी हो, तो आपका टोटली आप अपनी फैमिली से भी कट ऑफ हो जाते हो। आप अपनी वर्क प्लेस पे भी किसी से बात करना पसंद नहीं करते और बिल्कुल ऐसे टोटली ही है। आप ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो कि आप बिल्कुल एक कमरे में बंद होके रह जाएँ। आपके हुँ, खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा वो उसमें चेंजिंग आती है। आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आती है। तो डिप्रेशन एक्चुअली बहुत एक सेवेरिटी किस्म की एक लेवल है जिसको हमने आजकल रोज़मर्रा रूटीन में बहुत ही कॉमन ले लिया हुआ है। हम छोटे-छोटे बच्चों को सुन रहे होते हैं, वो कह रहे हैं मुझे डिप्रेशन हो गया है, अपने बड़ों से सुनते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी में ना इस चीज़ को थोड़ा करना है कि एक जो डिप्रेशन है एक्चुअल वो उसका मीनिंग क्या है और डिप्रेशन में जो बंदा सफ़र कर रहा होता है एक्चुअली वो करता क्या है? बिल्कुल। उसको क्या-क्या फ़ील होता है? तो हमने इस चीज़ को जो लाइट ले लिया हुआ है ना जिसकी वज़ह से बहुत से लोग होते हैं जिसको कॉमन लेना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो जब इसको बिल्कुल एक सिंपल सा वर्ड की तरह यूज़ करते हैं तो उनको लगता है शायद ये सिंपल है। हुँ, इसमें इतनी स्वेरिटी नहीं है। तो हालाँकि इसमें बहुत स्वेरिटी होती है कि आप बिल्कुल टोटली कट ऑफ हो जाते हो, किसी भी चीज़ से और टोटली खुद को आइसोलेट कर लेते हो। आपको कोई भी काम करना पसंद नहीं होता। आप रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में उस तरह से परफ़ॉर्मेंस आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये है एक्चुअली डिप्रेशन। ठीक है। अच्छा आपने बड़ी एक बेहतरीन बात की है
क्योंकि अक्सर हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मली वर्ड और गलत वर्ड कंसीडर करते हैं। गलत वर्ड करना। अच्छा, डिप्रेशन और एनजाइटी जैसे है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम हमेशा सब कुछ सारी चीज़ों को एक मिक्सचर सा बना लेते हैं। यस यस सही है। अच्छा, अगर तो हम एनजाइटी की बात करें और डिप्रेशन, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, तो एनजाइटी ये है बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे कि अब एक स्टूडेंट है, उसने अपना एग्जाम देना है लेकिन उसको बिल्कुल एक एनजाइटी हो रही है, हालांकि एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहा है उसको उसका जो उस तरह पैनिक लेवल है उसका इंक्रीज कर रहा है। जो वो इंक्रीज हो रहा है, जो हम्म, उसको बिल्कुल पसीने या छूट रहे हैं और बिल्कुल हार्ट बीट तेज हो रही है, एक्चुअली वो एक एनजाइटी होती है। ठीक है। अगर तो वो रिजल्ट आ जाता है पेपर के बाद, उस बच्चे का रिजल्ट आ जाता है, फिर उस रिजल्ट के बाद उस कैफियत में वो इतना ज़्यादा मुब्तला हो जाता है कि उस कैफियत से वो बाहर नहीं निकल पाता। क्या फॉर एग्जांपल अगर सप्ली आ गई है या उस तरह से मतलब जो चॉइस के अकॉर्डिंग या डिज़ायरेबल स्कोर नहीं आए, स्कोर्स नहीं आए, तो वो जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अगर उस चीज़ में मुब्तला हो जाता है, अगर तो वो पास्ट बन जाए, फॉर एग्जांपल रिजल्ट आ गया आपका लेकिन उसके बाद आप उसकी कैफियत से नहीं निकल पा रहे, तो वो एक्चुअली एक डिप्रेशन है। ठीक है। इसको हम इस तरह वाइंड अप करेंगे कि जो आपकी एक पहली सिचुएशन होती है एग्जाम से पहले की, जो आपको एकदम से कपकपाहट हो रही है, आपको ऐसे वो टेंशन हो रही है। अजीब सी टेंशन हो रही है, आपको पसीने छूट रहे हैं आपके, और अजीब सा ऐसे लग रहा है कि जैसे पता ही नहीं क्या ही हो जाना है, तो ये एक्चुअली एनजाइटी होती है। और एनजाइटी के बाद की जो फेज होती है, जो आपका एक पास्ट बन जाता है पास्ट के रिलेटेड, तो वो डिप्रेशन होता है कि उसमें आप टोटली किसी चीज़ से कोप अप कर ही नहीं पाते, वो ठीक है। एक लॉन्ग टर्म बन जाता है। ठीक है। अच्छा, आज अगर हम वॉशरूम में देखें तो हर एक पर्सन किसी ना किसी टेंशन में लगा होता है, और वो अपनी जो करंट लाइफ होती है उसको अच्छे तरीके से गुजारता ही नहीं है, क्योंकि गुजारते वो नहीं। यही सोचता रहता है कि मेरी कोई भी टेंशन है उसको लेके कंप्लीट लाइफ ख़राब करता है। तो क्यों ये इतनी ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ चुकी है? ओवर थिंकिंग की अगर हम बात करें तो आजकल क्या होता है कि कोई भी अगर हम अडल्ट्स की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, तो वो किसी भी चीज़ के लिए ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, इंक्रीज किसी करके बैठते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हाई हो होती है चुकी हैं। उनकी। तो अगर उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिलता तो उनकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर तो एक्सपेक्टेशंस उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं, उनको चाहिए कि हमें इतना किसी भी चीज़ में बेस्ट चाहिए, लेकिन वो अगर उनको नहीं मिलता या उस तरह से चांसेस नहीं होते, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। ओवर थिंक करते हैं, अच्छा ये चीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं, जैसे कि सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा होता है, तो आप सोशल मीडिया से भी चीज़ें देख रहे होते हो, अपने ग्रुप्स में भी चीज़ें देख रहे होते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो अगर एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई है तो ऑटोमेटिकली आपकी ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। आपके इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हो, हम्म, और जब इमोशनली आप वीक होते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग आपको मजीद आप उसमें स्टक होना शुरू हो जाते हो। ठीक है। अच्छा, यही चीज़ हम देखते हैं, अगर हम दीन में भी देखें तो हमें ये बताया गया कि आपने अपने से नीचे को देखना है। नीचे को और देखना। यही अगर हम सोशल मीडिया की, आपने जैसे कितनी बेहतरीन बात की है, तो सोशल मीडिया जो है वो कैसे हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारी सारी जो यूथ है स्पेशली, आज अगर हम अपनी यूथ को देखें, जेनजी जनरेशन को देखें, जेनजी जेन तो सोशल मीडिया किस तरह उनके यूथ के कॉन्फिडेंस को, इस डिप्रेशन, इस ओवर थिंकिंग की वजह से उनके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और क्या क्या इसके डैमेज इफेक्ट हैं? अच्छा, अगर हम तो सोशल मीडिया की बात करें ना, तो सोशल मीडिया जो है हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। वो इस तरह से कि जैसे सोशल मीडिया पे आने वाले जो ट्रेंड्स होते हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ट्रेंड्स को सेट करना है, ट्रेंड बिल्कुल सेटर सही। बने हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये बात है कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बहुत से ट्रेंड्स को हमें फॉलो करना चाहिए भी कि नहीं, ये सबसे पहले बात ये आती है। ठीक है। लेकिन हमें इस तरह दिखाया जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हमने भी ये चीज़ करनी है। जैसे आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब वो वहाँ के अब नॉर्मल चूड़ियाँ देखने में बिल्कुल चले, उनको ज़्यादा उन्होंने वो कर दिया हुआ है, इन्हेंस करके उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दी हुई है। लेकिन आप वैसे ही बाज़ार जाएँ या किसी शॉप पे उसको परचेज़ करने जाएँ तो आपको 500-600 तक मिल जाती हैं। लेकिन अब उसी की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ इंक्रीज गई कर हुई है, दिया। 2500-3000 तक भी गई है। लेकिन अच्छा। वो क्या है कि एक ट्रेंड बन गया हुआ है ना, सेलिब्रिटीज़ ने उन ट्रेंड्स को फॉलो किया हुआ है। हर अब जो देखने वाली यूथ है, जो इंस्पायर हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है उन चीज़ों से, काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। अब उनकी एक मजबूरी बन गई हुई है कि जब तक हम नहीं ये पहनेंगे तो हमारी जो ईद है या वैसे भी हमें लगेगा कि शायद हम जेनज़ी है ही नहीं है। बिल्कुल। हालाँकि जेनज़ी का ना एक बहुत वर्ड इन्होंने यूज़ कर दिया हुआ है, हालाँकि जेनज़ी को तो बिल्कुल ही उन्होंने इस तरह कर दिया हो कि बिल्कुल बेहिस्से हैं, उनको किसी का कोई नहीं ताल्लुक, बस उनको अपनी ज़ात से है। वो रिस्पॉन्सिबल बहुत नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अपने ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ट्रेंड सेटर्स होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो मुंह फट होते हैं। ऐसा नहीं होता।
ये इनमें भी कैटेगरीज होती हैं कि अगर आप देखें कि बहुत से लोग काफ़ी इमोशनली जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हर चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ इस तरह होते हैं कि वो बिल्कुल ही जैसे कि पहले था अभी भी वैसे ही है कि बहुत से कुछ लोग जो होते हैं सोशल मीडिया को बड़ा एक सेंसिबल वे में देखते हैं, पॉजिटिव वे में, बिल्कुल पॉजिटिव वे में, कि उन्होंने ऐसे कंटेंट फॉलो किए होते हैं कि जो बिल्कुल सेंसिबल और पॉजिटिव वे में हो। लेकिन बहुत से लोग जो ज़्यादा परसेंट देखें, जो 80% या 90% जो होते हैं लोग, वो सोशल मीडिया से हमेशा इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि आजकल व्लॉगिंग लोगों ने देख देख के शुरू कर स्टार्ट ली कर हुई है। दिया। हालांकि वो पहले हम देखते थे कि एक स्पेसिफिक लोग आ रहे थे, लेकिन अब हर कोई लगा हुआ है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया तो आपको बहुत ज़्यादा वो कर रहा है ना इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया से तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही हैं, हमें भी लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें भी वैसी लाइफ चाहिए जैसे लोग लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर वैसी नहीं होगी तो हम ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग में सफ़र करेंगे और प्रॉपर ये इस चीज़ को सोचेंगे मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं अगर उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उनको कुछ ना मिले, या घर में देख लें, अगर घर का इन्वायरमेंट नहीं है ठीक, आपकी मतलब मर्ज़ी के अकॉर्डिंग का नहीं है, तो आप ये चाह रहे हो कि हमारे घर में ये चीज़ होनी चाहिए, आपको पेरेंट्स आपके समझने वाले होने चाहिए, या जिस वर्क प्लेस पे हो आप, आपके अकॉर्डिंग सारा कुछ हो। तो वहाँ ये है कि अगर आपका काम का स्ट्रेस भी होता है तो वहाँ डिफरेंट इसके सिनेरियोज हैं कि आपके ज़हनी दबाव के, या आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कुछ असाइनमेंट्स, क्विज़, तो वहाँ एक ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ यही आपने करना है कि उन चीज़ों को ना बड़ा सेंसिबल वे में लेके चलना है। अगर वो चीज़ें ठीक है लेकिन आप थोड़ा उनका टाइम इंक्रीज़ कर दें, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले आधा घंटा पढ़ते थे या 15 मिनट्स पढ़ते थे, तो आप अपने ज़हनी दबाव को कंट्रोल करने के लिए आप अपने माइंड को इस चीज़ पे लेके आएँ कि आप घंटा पढ़ें, ताकि आप सैटिस्फाई रहें। आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना उसका हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो इस वे में कि पॉजिटिव वे में, कि आप ये नहीं है कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करके आप खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो, लेकिन आपने वहाँ ये भी चीज़ देखनी है कि आपकी जो चॉइस है, आपका जो चुनाव है वो किन चीज़ों पे है, या आप अपने ज़हनी दबाव के लिए कितने कॉन्शियस हो उसको ठीक करने के लिए। बहुत से लोग ज़हनी दबाव में इतना वो सफ़र कर रहे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, और वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में वो इतने कन्वर्ट हो जाते हैं कि उनको थेरेपिस्ट के पास जाने कि मेरे पास अभी मैं ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये मेरे पास क्या होता है कि जो मेरे पास आने वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको 2-2.5 साल बाद इस चीज़ का एक आइडिया होता है, रियलाइज़ होता है कि हमें अब एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो वो जब उनसे पूछो कि ये आपको कब से साइन सिम्टम्स आ रहे हैं जी, इतने साल हो गए हैं, 2 साल से, लेकिन पहले ये उनको डिसीजन लेते लेते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि अभी जाते हैं, अभी जाते। पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमें जाना चाहिए कि नहीं, हम खुद ही कोप अप कर लेंगे। लेकिन जब वो खुद कोप अप नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ जाता है, फिर वो एक थेरेपिस्ट की तरफ रुजू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ज़हनी दबाव हो या किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि आजकल सारे सोशल मीडिया को देखते हैं, वो एआई यूज़ करते हैं, तो उनको पता होता है अगर कोई भी ऐसी आपको साइन सिम्टम्स आए ना तो फ़ौरन से एआई या इस तरह से गूगल करने लग जाते हो कि ये साइन सिम्टम्स किस ज़हनी डिसऑर्डर की हैं या किस साइकोलॉजिकल, फिर आप देखते हो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो। लेकिन चैट जीपीटी और एआई कभी भी आपका थेरेपिस्ट नहीं बन सकता, आपको एक रियल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन ये कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है उन चीज़ों की, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप टोटली हेल्प उनसे लेना चाहोगे तो वो कभी भी नहीं होगा, वो आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो पहले तो आपको डिसीजन जो है अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए कि नहीं, अब अगर हमें इससे कोप अप नहीं कर पा रहे तो हमें जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास। ये चीज़ है। तो ज़हनी दबाव को बढ़ाने की सबसे मेन रीज़न ये भी है कि आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पकड़ते। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके साइन सिम्टम्स की बात करें कि हमें ये कैसे आइडिया होगा, क्योंकि आज अगर अपने मुआशरे की तरफ देखें तो हमारे मुआशरे में वो जो थेरेपिस्ट के पास जाएगा उसे ये समझा जाता है कि इसका ये पागल है, ये क्रेज़ी है, ठीक है, या इसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो हमारे मुआशरे में इसको इतना मेन कंसीडर नहीं करते, वो थेरेपिस्ट के जाना बड़ा एक अजीब सा कंसीडर करते हैं।
तो आप इसके अकॉर्डिंगली बताइएगा, हमारे अच्छा, माशरे के अकॉर्डिंगली। अगर सोसाइटी की हम बात करें तो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पे अब तो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर वर्क रहे हो हैं रहा है। लोग, बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर रहे हैं। और जैसे कि आजकल जेन ज़ी है या ज़्यादा जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस पे आ रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में ये जो एक टैग लग चुका है ना कि आप जब किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ तो आपके ऊपर एक लेबल लग जाएगा, भाई ये पागल है। हम्म। या बहुत सारे ऐसा होता है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो छुप के आ रहे होते हैं, बहुत से तो अपनी फैमिली से छुप के आ रहे होते हैं कि किसी को नहीं पता चले। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है एक थेरेपिस्ट की, तो मैं घर से छुपा के ये वो है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इतना कंसेशन दें या ये चीज़ करें हमारे साथ, ताकि हमारी फैमिली को नहीं पता, हमने खुद से ही करना है। फैमिली को वो क्यों नहीं बता पा रहे, या सोसाइटी में उस तरह से खुल के क्यों नहीं कह रहे कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है या इसको ज़रूरत है किसी थेरेपिस्ट की? क्योंकि उनको लगेगा कि हम लेबलाइज्ड हो जाएंगे, बिल्कुल। हमारे ऊपर एक लेबल लग जाएगा। अच्छा, इसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ज़रूर एक ये भी चीज़ होती है, या तो ये होगा जैसे रिलेशनशिप इश्यूज़ है, ज़रूर इसको किसी ने छोड़ा है। बिल्कुल ऐसे बहुत ही। से लोग इस चीज़ की तरफ भी आते हैं। हमारी सोसाइटी ना ज़्यादा नेगेटिविटी को पिक करती है। बिल्कुल। नेगेटिविटी को जब आप पिक करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोचते हो। तो वहाँ लोग बचने के लिए फिर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या तो छुप के जाते हैं या ज़्यादा ओपनली नहीं। तो जो ज़्यादा एडवांस लोग हो जाते हैं तो उनको इस चीज़ का नहीं होता, वो बिल्कुल एक प्राउडी वे में कह रहे होते हैं, हाँ भाई हम थेरेपिस्ट के पास जाएँ। तो जैसे मैंने पहले बात की कि अपनी मेंटल हेल्थ को जब आप सीरियस लेंगे, खुद सीरियस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे सीरियस लेंगे। लेकिन जब आप इसको लोगों के डर से बिल्कुल आप ज़हनी दबाव में रहोगे, अपनी फैमिली के डर से, तो बिल्कुल वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। अब वो चीज़ जो है आपको दोबारा से उसी स्टेज पे लेके जाएगी जहाँ से आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। आप या तो आप निकल पाओगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से इस पे वर्क करना शुरू करो, ताकि आपको भी ज़्यादा उस चीज़ की पेन ना हो, और ना आपको ज़्यादा खुद को आप क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब डिस्टर्ब होती है। होती है। दोनों का काफ़ी गहरा ताल्लुक है। अगर तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल है तो मेंटल हेल्थ, यहाँ दोनों का बहुत जो एक गहरा ताल्लुक है। तो उन चीज़ों के अगर हम बिना पे देखें तो हमें फ़ौरन से एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और सोसाइटी को इस चीज़ को समझना चाहिए। चाहिए। और बिल्कुल। सबसे पहले, जब तक हम पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे वर्क नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं आएगी। अब तो काफ़ी हद तक देखें तो लोगों को इस चीज़ का पता है, लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी पता है, लोगों को ये भी पता है कि हमने थेरेपिस्ट के पास भी जाना है या इनकी डिमांड्स है। पहले तो बिल्कुल ही हमें कह देते पागलों के डॉक्टर, अभी तक लोग कहते हैं। लेकिन वहाँ ये चीज़ होती है कि जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले अवेयरनेस पे वर्क करना चाहिए। वो इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल वेबिनार्स करो एज अ थेरेपिस्ट, या कोई भी थेरेपिस्ट को एक ये वर्क करना चाहिए। आम लोग कभी भी नहीं ये समझेंगे, या वो खुद से कभी भी एफर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए थेरेपिस्ट को ही ये चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ही यही चाहिए कि वो इन चीज़ों पे वर्क करें, अपने आसपास जितने भी लोगों को ये चीज़ बताएं, अपनी वर्थ बताएं। मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे इंटर्नशिप करने, तो उनको फैमिली में कभी कोई इस तरह टीज कर देता था कि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या पागलों के डॉक्टर या वो, तो उनको एक्चुअली उनका जो है वो रिस्पॉन्स करना नहीं आता था कि हम क्या जवाब दें इनका। फिर वो मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि आपने किस तरह रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी वर्थ खुद गिराओगे, कोई दूसरा कभी भी आपकी वर्थ को नहीं समझेगा। तो इसीलिए जो आपने एक्चुअल उनको समझा, अगर आपको 10-20 मिनट बैठ के लगाने भी पड़े उनको समझाने के लिए, तो आप लगाओ। चले कुछ हद तक तो उनके पॉइंट्स क्लियर होंगे ना, लेकिन आप बिल्कुल ही जान छुड़ा के नहीं, हमने नहीं दिमाग खपाना या हमने नहीं इनको बताना, हम बस निकल जाएं, तो वहाँ चीज़ें कभी भी नहीं ठीक होंगी। तो मैं इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करती कि आप ये बेटर है कि आप बेशक 10-15 मिनट लगा के उनको समझाओ। ये ना करो कि आप उठ के चले जाओ कि मैं कहाँ इधर अपना सर खपाऊं, ये कभी भी ना करे। ये थेरेपिस्ट की ड्यूटी है, क्योंकि वो अगर अपने आसपास इन चीज़ों को अवेयरनेस पे वर्क करेंगे, ऑटोमेटिकली लोगों को भी आएगी। अब आप नॉर्मल पर्सन तो नहीं ना वो बैठ के निकाल के देखेगा अच्छा थेरेपिस्ट क्या कहते हैं या क्या नहीं, जब तक वो किसी जहनी दबाव में नहीं होगा या किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में नहीं होगा, तो वो कभी भी नहीं देखेगा अच्छा ये किस चीज़ के साइन सिम्टम्स हैं। ये चीज़ें हैं एक्चुअली। अच्छा, एक सिचुएशन तो ये हो गई कि आप खुद अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें खुद तो हम डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम अगर सोसाइटी की बात करें तो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो समझते हैं कि एक ब्रेकअप हो चुका है। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स किस तरह इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें
कि अब जो हमारा जो बच्चा है उसे हमें थेरेपिस्ट के पास लेके जाना थेरेपिस्ट के चाहिए? पास है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब हम ब्रेकअप्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ की बात करते हैं, अगर कोई ऐसा है आपकी फैमिली में या पेरेंट्स अपने बच्चे में, सबसे पहले तो पेरेंट्स इस चीज़ को देखें ना कि आपका बच्चा पहले किस तरह का था और अब इसके चेंजिंग बिहेवियर क्या में आई है? चेंजेस आए हैं। और अब ये बिल्कुल उठता बैठता नहीं है, हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाता, खुद कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट रहूँ। कमरे में बंद रहूँ या मैं बिल्कुल दूसरों से बात ना करूँ या अपनी जो एक अगर तो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर तो आपके उस तरह से स्टडी में भी फ़ोकस नहीं है, अपनी फैमिली को टाइम देना बंद कर दिया है, खाने-पीने में भी चेंजेस आ गए, पेरेंट्स को पता चल रहा होता है, लेकिन चले फादर को तो नहीं, मदर ऑल टाइम मदर को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया आइडिया हो होता रहा है, होता है। ठीक है। तो आपकी नींद में भी ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट चेंजेस आ आ रहा रहे होता हैं। है। तो फिर आपके जो पेरेंट्स का वहाँ फिर ये काम बनता है कि वो फिर एक थेरेपिस्ट की तरफ अपने एक बच्चे को प्रॉपर ये गाइड भी करें और या तो साथ लेके भी जाएँ कि एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। ठीक क्योंकि है। अगर तो चेंजेस आके बिहेवियर में, अगर तो क्या होता है कि जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ऑटोमेटिकली जो होता है हम पूरी मतलब लोगों से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। हुँ, हमारी हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही होती है। ठीक है। यहाँ तक हमारा काम, स्टडी, हमारा खाना-पीना और ऑटोमेटिकली हमारे फिज़िकल चेंजेस भी आ रहे होते हुँ, हैं। जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी फिज़िकल बीमारियों में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस जो लेवल है, अगर काफ़ी ज़्यादा हमारा स्ट्रेस लेवल हाई रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हाई हो जाता है। ठीक है। कोर्टिसोल से जब हाई होता है तो आपका ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हो और अच्छा, वो एक स्टबर्न फैट होना की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक तो है, यहाँ चीज़ों को हमने इस तरह समझना है कि जब आपको चेंजेस जहाँ नज़र आए, तो फिर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि फिर आप एक थेरेपिस्ट की तरफ जाएँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक और अलमी है कि अक्सर उसे जादू के साथ जोड़ दिया जाता है कि मेरे इस हुँ, पे कोई जादू हो गया अच्छा, बच्चे के ऊपर, तो शायद इस पे इसलिए एक डिफरेंट इफ़ेक्ट आ गया है। डिफरेंट। तो इसके बारे में बताइएगा हमें? अच्छा, क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। हुँ, अब तो फिर भी ज़्यादा लोग इस चीज़ की तरफ नहीं भी जाते, लेकिन सोसाइटी में ये चीज़ें अभी भी हैं। हुँ, तो यहाँ क्या होता है कि अगर तो आपकी फैमिली में आपके बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपके माइंड में ये फ़ौरन से चीज़ आती है कि शायद मेरा बच्चा इसलिए दूसरों की नज़रों में आ गया है। हुँ, ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से हम डिनाई नहीं करते। बिल्कुल। ये चीज़ें एक्चुअली में होती हैं, हम इनको कभी भी डिनाई ना कर सकते हैं, ना करेंगे। लेकिन ये होता है कि सम टाइम हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हुँ, अब जैसे कि डिलूजन्स होते हैं, अब जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक जो ज़हनी बीमारी है, वहाँ क्या होता है कि अगर हम देखें वहाँ भी डिलूजन्स हो रहे होते हैं, आपको डिफरेंट आवाज़ें आ रही होती हैं, आपको ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई नज़र आ रहा है। अच्छा, तो वहाँ सेम वही चीज़ें आपको इस तरह होती हैं कि जैसे ब्लैक मैजिक की हम बात करें या हुँ, वही चीज़ें हम वैसे होते हैं कि जैसे मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या मुझे ऐसे लगे कि इधर से कोई गुज़रा है। तो वहाँ चीज़ें आपको ये है कि आपको एक फिर डॉक्टर की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है। आप टोटली इन दम दरूद की तरफ लगे रहें या आप इन चीज़ों की तरफ लगे रहें, पीर बाबाओं की तरफ जाएँ। हुँ, वहाँ आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हमें कोई मेडिकल मसला तो नहीं है। हुँ, क्योंकि मैंने जैसे ये चीज़ बताई कि स्किज़ोफ्रेनिया जो कि एक ज़हनी बीमारी है, वहाँ उसमें ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं। आपको अच्छा, डिल्यूजन्स होते हैं, हैलुसिनेशंस होती हैं। आपको उसमें ये और वो टोटली लोग रिलेट कर रहे होते हैं इन चीज़ों से हुँ, कि ये मसला है। अब मैंने अभी रिसेंटली एक जो मेरे क्लाइंट थी, वो एक बच्ची ही थी। उसको मैंने डील किया तो वो टोटली उसकी फैमिली इस तरफ ही थी। लेकिन अच्छा, वो तो उनकी मदर ने, फादर नहीं थे उस बच्ची के, लेकिन उनकी मदर ने उसको प्रॉपर जो है एक थेरेपी काफ़ी उन्होंने पूरा कोर्स बच्ची को करवाया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, लेकिन एक उनका ये बड़ा था, वो बच्ची खुद मुँह से कहती थी कि इन्हें मना करे कि मुझे ये चीज़ें ना दम वग़ैरह ना करवाएँ, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं नज़र आता। हुँ, लेकिन वहाँ ये चीज़ हम समझने में थोड़ी वो कर देते हैं, हुँ, मुश्किल आती है और थोड़ा हम मिक्स मैच कर देते हैं कि शायद ये चीज़ हो सकती है। बहुत से लोग हैं ना कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो प्रायोरिटी है इन चीज़ों को दी जाती है बिल्कुल कि ऐसे ही। ये तुम्हारे बच्चे को ना ये दिखने में बहुत प्यारी है या दिखने में ये है, तो इसको यही मसला हो सकता है, हुँ, मेडिकल मसला नहीं है। तो वहाँ फिर आपको दोनों तरफ अगर आपने जाना है तो फिर आप ये कोशिश करें, आप मेडिकली भी देखें और वैसे भी देखें। ठीक है। तो थेरेपिस्ट में आप मतलब कैसे इन चीज़ों को एड्रेस करती हैं?
थेरेपी में तो मैं इन चीज़ों को इस तरह ही, जैसे मैंने बोला कि अब जैसे कि लोगों को नहीं इस चीज़ का पता होता ना कि ज़हनी बीमारी भी है इस तरह की, जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें भी इस तरह होता है, आपको डिलूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, आप बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हो, आपको नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, आपको ऐसे वहम हो रहे होते हैं। तो वहाँ जब आप, मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि आप काइंडली ये भी चेक करें, ये ठीक भी है। तो मसला तो नहीं है। अगर तो आप इस चीज़ में ही लगे रहे लेकिन मसला ये हो, तो आप बिल्कुल ही टोटली जो एक वक़्त रहते हुए एक थेरेपी के थ्रू वो बच्चा ठीक हो सकता था या कोई भी पर्सन ठीक हो सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाए या ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ठीक है। उसको टाइमली आप ठीक करने के लिए आप पहले ये कोशिश करें कि ये चीज़ तो नहीं है, कि आपको कोई ज़हनी बीमारी तो नहीं है, या आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहो लेकिन वो चीज़ इतनी स्टबर्न हो जाए और इतने आप उसमें स्टक हो जाओ कि बाद में आपको लॉन्ग लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ठीक है। ये एक एंड स्टेज होती है हुँ। जहाँ आपको ये साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको बेरब्त सी बातें करते हो, आपको नहीं समझ आ रही होती है कि आप क्या बोल रहे हो, आप कभी कुछ कहना शुरू हो जाते हो, कभी कुछ कहना शुरू हो जाते हो, तो वहाँ लोग आपको पागल भी कह देते हैं, या इस पे किसी ने कुछ कर दिया, ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन था, लेकिन अब बिल्कुल अजीब सी हरकतें करता है और बिल्कुल अजीब-अजीब बातें करता है। तो या तो किसी ने इसका काम कर दिया है कि इसका दिमाग फिर जाए, या इस तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ टोटली सेम कंडीशन यही है, आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। ठीक तो है। वहाँ लोगों को डिफ़रेंस बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इस एक ही चीज़ का पता है कि कोई किसी ने कुछ कर दिया कर है, दिया। लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं लोगों को पता। तो हुँ। हमने वो एड्रेस करनी है, वो तो बतानी आप थेरेपी मतलब कि किस तरीके से परफ़ॉर्म करती हैं? क्या आप उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह करवाती हैं या क्या वे होता है उसका है। आपका? बहुत से ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, डिसऑर्डर्स वेरी ठीक है। कर रहे होते हैं। तो सबसे जो एक फेमस थेरेपी होती है जो कि आपको बहुत से डिसऑर्डर्स में आपको हेल्प भी कर रही होती है, डीबीटी है, ठीक है। सीबीटी है हुँ। और आरईबीटी है, आरएफटी है। ये डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती हैं ठीक है। जिसके थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को ठीक कर रहे होते हैं, हुँ। और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट टूल्स होते हैं, और जिसके थ्रू हम उनके जो स्वेरिटी, मॉडरेट, ये सारी उनको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। कंडीशंस को देख रहे होते हैं, ठीक और है। थेरेपीज़ के थ्रू उनको ठीक कर रहे होते हैं। मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ हुँ। में, वैसे भी हमें करनी चाहिए। मेडिटेशन में अगर हम बात करें तो पीएमआर है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, उसके ठीक है। साथ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। आपको हुँ। वैसे भी कहीं भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो, आप खुद को थोड़ा काम डाउन करने के लिए आप वैसे भी डीप ब्रीदिंग करो, वॉक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, अच्छा, ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा, आज अगर हम यूथ की बात करें डिप्रेशन के हवाले से, तो हम देखते हैं हमारी जो अभी रिसेंटली या जो अब केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, हुँ। अगर हम रिसर्च की बात करें तो 8 लाख के करीब हर साल जो है लोग वो ख़ुदकुशी करते हैं, खुदकुशी में। और हर 16 मिनट के बाद ख़ुदकुशी हो रही है। तो इट्स मीन कि जो दूसरी बड़ी रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो दूसरा रीज़न जो अमवात हो रही हैं, उसकी रीज़न है इसकी ख़ुदकुशी, सुसाइड। सुसाइड। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की रिसेंटली बात करें या जो बात डिफरेंट करें। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे जो हमारी यूथ है वो सुसाइड कर रही हैं। तो क्या ऐसी रीज़न है? क्या उनकी जो करियर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन हाई कर ली है? ऐसी क्या रीज़न है उनकी? यहाँ हम एक्सपेक्टेशंस की भी बात करेंगे और यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल की भी बात करेंगे, ठीक है। कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझा नहीं जाता उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे लाहौर के जो इंसिडेंट हुआ उसकी बात की आपने, वहाँ जो सुनने में या वो पता चला कि प्रॉपर जो है, एक मिडिल क्लास का वो बच्चा था, लेकिन वो प्रॉपर जो फ़ी एक पे नहीं कर सकता था, तो हुँ। लेकिन टीचर ने क्या किया, उस चीज़ को नहीं समझा, हुँ। उस सिचुएशन को नहीं समझा और सोसाइटी का रोल आ प्रॉपर गया। जो है वो क्लास से बाहर निकाल दिया। अब बच्चे के माइंड में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चल रही होनी है, कि अच्छा मैं दोबारा से कैसे फ़ी पे करूँगा, या मैं तो एग्ज़ाम में, या पता नहीं उस बच्चे की कितनी अच्छी तैयारी थी, जो एग्ज़ाम भी नहीं दे सका। तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं कि आपने सिचुएशन को समझना है। ठीक है। बहुत से लोग देख लें आपके, वो स्टार्टिंग से उनसे ऐसे काम हो जाते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी का पछतावा उनके लिए बन जाता है। कि और वो लोग जो क्या कहेंगे? टीचर्स थे, उनके लिए भी कहीं न कहीं ये पूरी ज़िंदगी का पछतावा पछतावा बन बन गया। गया कि काश हम एग्ज़ाम में बैठने देते, या काश हम बात सुन लेते उस बच्चे हुँ। की। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आप यहाँ हमारी सोसाइटी में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे जो जितने भी अदारे हैं ना, उनको इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, कि कभी आपके पास अगर कोई आती रीज़न है, है उसकी। वैलिड रीज़न आता है, हुँ। उसके बाद प्रॉपर आपको आपको इतनी चीज़ का आइडिया हो जाता है,
जो इंस्टीट्यूट में होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट किस तरह का है, ये स्टूडेंट किस तरह का है। तो वहाँ अगर आपको लगे कि आपका स्टूडेंट बहुत अच्छा है लेकिन वो कहीं वैलिड रीज़न भी है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए रियलिटी बेस पे। अगर तो बहुत से स्कोर्स की वजह से बच्चे इस तरह कर रहे होते हैं। अब सियालकोट में भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहाँ पेरेंट्स ने बोला हुआ था कि अगर इतने ग्रेड्स नहीं, अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो हम, बहुत सारी बच्चों को एक ब्लैकमेलिंग वाला ही होता है कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर कर रहे होते हो। तो वहाँ के अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। बच्ची की जब ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो उसने सुसाइड किया। पेरेंटल प्रेशर। और पेरेंट्स ने जो है उस जब प्रॉपर जो है एक बॉडी लेने से भी मना कर दी। अच्छा। ये चीज़ यहाँ तक कि पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल की हम बात करें तो उसमें भी 4 तरह की पेरेंटिंग होती है। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, उसमें डिफरेंट जब आप नेग्लेक्टिव पेरेंटिंग, अब डिफरेंट पेरेंटिंग की बात करते हो तो उसमें हर कैटेगरी के पेरेंट्स आ रहे होते हैं। हर कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। कुछ कैटेगरी में आ रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ में होता है कि आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी बिल्कुल बैक पे नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको फाइनेंशियली आपको ये खाना पीना उन्होंने खुला दिया हुआ है, इस चीज़ में वो सपोर्ट करें। ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए कि अगर रियलिटी बेस पे जब हमारी इरेशनल थॉट्स चलना शुरू हो जाती है ना, फिर हम रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हैं। फिर रेशनल चीज़ों पे हमारा बिलीफ नहीं रहता और दूसरों की तरफ हम देख के बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रहता और बहुत ज़्यादा दूसरों की तरफ देखते हैं कि अच्छा फ़िलहाल के बच्चे के इतने ग्रेड्स हैं तो हमारे बच्चे के क्यों नहीं है, अगर फ़िलहाल का बच्चा इस तरह है तो हमारा क्यों नहीं है। जहाँ कंपैरिजन शुरू हो जाए बच्चों को, अब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लेके उस बच्चे को अंडर प्रेशर कर देते हो तो वहाँ बच्चा बहुत सी चीज़ों से चल रहा होता है, चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है। तो वहाँ प्रॉपर जो बच्चा और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत से पर्सन्स ऐसे होते हैं वो किसी भी चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते। उनमें इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो सोसाइटी को फेस कर सकें, अपने पेरेंट्स को फेस कर सकें। कुछ ऐसे होते हैं जो फेस कर लेते हैं, उनको कोई मसला नहीं, अगर आ भी जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को समझा लूँगी। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स की तो एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा थी तो हमारी अब दुनिया में रहना बेकार है। ये सारी चीज़ें होती। वहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा हाई होना चाहिए और हमारे अंदर सब्र भी होना चाहिए, रियलिटी बेस्ड रहना चाहिए। अगर तो फॉर एग्जांपल अब पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ बहुत से टाइम ऐसा होता है, ये टीचर्स होते हैं, किसी की भी हम एग्जांपल ले लें, वो बच्चे को ऑल टाइम कह रहे होते हैं अगर तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला इतना ना आया ना तो फिर देखना, अपनी शक्ल ना दिखाना या ये ना करना वो ना। बच्चे के माइंड में एक सर्कल चलना शुरू हो जाता है। अब अच्छा अब ये नहीं हुआ, अंडर प्रेशर हो जाता है। बच्चा कहेगा कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा है तो ऑलरेडी वो इस चीज़ पे होता है। जब आप सुसाइड की तरफ जाते हैं तो आपको ऑलरेडी सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। आप सुसाइड कभी भी ऐसे नहीं करते, आप डिप्रेशन के फेज में आप सुसाइड की तरफ जाते हैं। इट्स मीन कि आप ऑलरेडी डिप्रेशन के फेज में थे और आपने सुसाइड किया। इससे पहले आपकी टोटली बिहेवियर आपका चेंज होता है। लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है किसी को समझने का, कोई भी आपका रिलेशन है उनका नहीं उस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई, तो वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे अच्छा कोई थकन होगी या कोई इस तरह की चीज़ होगी। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन तो कभी भी नहीं उठ के अच्छा रिजल्ट नहीं ठीक है तो उठ के वो सुसाइड कर ले। उसका ये चेंज जो सर्कल है काफ़ी टाइम से चल रहा था और सुसाइडल थॉट्स उसको ऑलरेडी बहुत बार आ चुकी हैं, जिसकी वजह से एक बार उसने ये कदम उठा ही लिया एटलीस्ट। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम सोसाइटी की अपने जैसे बात की है तो क्या जो डिप्रेशन है उसमें क्या चीज़ होगी कि मतलब किस तरीके से हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, पेरेंट्स ही उससे पहले? अच्छा, जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो या आप डिप्रेशन की, तो आप कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ठीक है। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें, चले ठीक है जो हो गया, आपका कोई लव्ड वन आपको छोड़ के चला गया है या आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो गई है, पास्ट को भूलने की कोशिश करें। उसके आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी थॉट्स को जनरलाइज करना है। जब आपकी एक ओवर थिंकिंग चलती है, आपकी थिंकिंग चलती रहती है आपके माइंड में, जब आप वो एक पेपर पर पुट करते हैं उसके बाद आप पेपर को छोटे छोटे पीसेज में आप बिल्कुल गार्बेज कर देते हैं। उसके बाद जो आपका जो इंटेंसिटी होती है किसी भी
चीज़ की ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके साथ साथ आपने मेडिटेशन की तरफ आना है। हम्म। मेडिटेशन आपके लिए बहुत मुश्किल होती है कि उस फेज़ में आप खुद को ये कन्विंस करो कि अच्छा मैंने ये डीप ब्रीदिंग करनी है, मैंने ये PMR करना है, मैंने वॉक करनी है। लेकिन आपको उस फेज़ से लड़ने के लिए ना खुद को मतलब मोटिवेट करना होगा। ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें डिप्रेशन की फेस में तो एक थेरेपिस्ट के पास जाएं। ठीक है। थेरेपिस्ट अगर नहीं भी आप नहीं जा रहे फॉर एग्जांपल, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप घर में बैठ के आप ये चीज़ें ज़रूर करें, अपनी थॉट्स को जनरलाइज करें सुबह मॉर्निंग में उठते ही। सम टाइम क्या होता है जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो बहुत सारी एकदम से रैंडम थॉट्स हमारे माइंड को जकड़ लेती हैं, बिल्कुल ऐसा और है। आपने तब वो एक पेपर पे पुट करनी है। उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो है जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, नाइट वॉक करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। आप जहाँ बहुत ज़्यादा आप फॉर एग्जांपल आपको भूख नहीं लग रही, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा पोर्शन से स्टार्ट करो। हम्म। आप अपने सोने की अगर आपकी रूटीन इस तरह है, ये तो 24 घंटे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात जब फॉर एग्जांपल 9-10 बजे हैं, तो आपको एक टाइम भी ये ऐसा फ़ील ना हो कि आपको नींद आ रही है। हम यहाँ क्या करते हैं कि अपनी स्लीप डिले करते हैं। हम्म। अगर 9 बजे नींद आ रही है तो हम कहते हैं नहीं हमने नहीं अब इतने बजे नहीं हमने सोना, हम 12 बजे सोएंगे या 11 बजे सोएंगे। वहाँ आपको ऑटोमेटिकली आपकी नींद जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक है। या तो बहुत से लोग उस चीज़ के उनको उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, या बहुत से लोग होते हैं इस चीज़ से कोप अप कर लेते हैं। तो अगर तो आप डिप्रेशन में आपको जब भी 9-10 बजे नींद फील हो आप सो जाएं। ठीक है। आप कैफीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप कोशिश करें कि बिल्कुल सिंपल खाना खाएं, ठीक है। और उसके बाद आप वॉक करें डेली। उसके बाद जब आप सुबह उठें मॉर्निंग में तो आप कोशिश करें आप वॉक के दौरान डीप ब्रीदिंग करें। जैसे 30 मिनट्स की वॉक है तो आप ये कोशिश करें कि जो 30 मिनट्स हैं उसमें 10 मिनट्स के गैप के बाद आप जो है डीप ब्रीदिंग करें, फिर 10 मिनट्स वॉक करें, फिर डीप ब्रीदिंग करें। ठीक ये है। 3 बार आप करें। उसके साथ जो है आपका माइंड जो है रिलैक्स मोड में आना शुरू हो जाता है। आप माइंड को जैसे ही सिग्नल्स देते हैं, आपका जो ब्रेन होता है वो वैसे ही करना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपका ब्रेन जो है आप फॉर एग्जांपल अगर आप नेगेटिव रहते हो ऑल टाइम तो ऑटोमेटिकली आपके साथ नेगेटिव होना शुरू हो थॉट्स जाता होंगे। है। ठीक और है। हम कहते हैं कि नहीं ये देखो मैंने पहले ही कहा था ना मेरे साथ ये होगा, तो वो हो गया। आपने सिग्नल्स ही ब्रेन को वही ऑलरेडी वो दिए, चल रहे थे। वही चल रहे होता है। ठीक तो है। जब नेगेटिव आपने ब्रेन को सिग्नल दिए तो ब्रेन वैसे ही वर्क करना शुरू कर देता है। तो आपने ये कोशिश करने का पॉजिटिव रहे, ठीक है। अपना स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम अगर आप चले यूज कर ही रहे हैं तो आप पॉजिटिव कंटेंट्स को फॉलो करें। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, अब बहुत से लोग क्या होते हैं ऑलरेडी डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ें देख रहे होते हैं, कोई छोड़ गया है, कोई ये हो गया है, वो हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा सैड होना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों से अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, डिप्रेशन के अंदर दो केसेस आते हैं। हम्म, एक तो ये कि आपकी नींद उड़ जाती है, उड़ जाती और है, दूसरा ये कि वो लोग फ़ौरन सोते हैं। इससे क्या सोते होता है, हैं, वो ये कंसीडर करते हैं क्योंकि वो रियलिटी को फेस नहीं कर रियलिटी सकते। फेस वो करनी। चाहते हैं कि इस जो ये टर्म है जिससे मैं आ चुका हूँ इससे मैं निकलूँ किसी ना किसी वे में, तो एग्जैक्टली। वो सो जाते हैं जल्दी। तो इन दोनों केसेस के अंदर ज़्यादा बेस्ट क्या है और ये क्या है, ये दोनों केसेस के अंदर? अच्छा, डिप्रेशन में ये दोनों सिचुएशंस होती हैं। या ठीक तो है। आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में खा रहे हो, या हम्म। तो आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही, अच्छा। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्लीप है, या बिल्कुल ही आपको नींद नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि अगर आप डिप्रेशन में तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उससे आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, ऑटोमेटिकली आपको ये नुकसान होता है। अगर तो डिप्रेशन में आप सो रहे हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप जो है खुद को इस फेज़ में रख रहे हो कि आप बिल्कुल ही। और जिन लोगों को नींद नहीं आती रातों को उठ के, या उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैं यही कोशिश करूँगी ना कि आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं, तो अगर तो ये फ़ेज़ सही है कि आपको नींद आ रही है, लेकिन वो लोगों को जिनको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही तो उनके लिए एक बहुत मुश्किल हो जाती है कि उनके लिए एक 24 घंटे गुज़ारना, उनको ऑल टाइम जो एक थिंकिंग का जो फ़ेज़ है ना, वो उनका चलता रहता है, और ठीक है। कभी भी वो रिलैक्स नहीं रहते। तो ये चीज़ कोशिश करें कि आप चले सो भी लें, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। ठीक और है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। और एक्सेसिव वे में जब हम खाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता गेन है, हो जाता है। या अगर हम खाते ही नहीं है तो हमें वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, फिटीग बहुत ज़्यादा रहती है, हमारा किसी भी काम को करने को दिल दिल नहीं नहीं चाहता। करता, और बहुत सारा हम डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्यों बोल रहा है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले चेंज करें। सिचुएशन दोनों होती हैं, लेकिन दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक आप है। ये हर चीज़ जो है ना एक नॉर्मल वे में और एक बैलेंस वे में अच्छी लगती है। कि अगर आप एक प्रॉपर 8 घंटे की नींद ले रहे हो, आपको चाहिए कि आप 8 घंटे की लाज़मन नींद लो। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है
वो बिल्कुल ठीक रहता है। आपका माइंड जो है उसमें जो बहुत सारी फ़ज़ूल की सोचें होती हैं, उनका जो एक ठहराव है उसको एक फुल स्टॉप रहता है। उसके बाद जो है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है जो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। हुँ, आप किसी भी चीज़ को पिक नहीं कर पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते। ठीक तो है। इसलिए ओवरथिंकिंग से भी बचें। उसके बाद जो है डिप्रेशन को समझें कि डिप्रेशन की अगर ये दोनों फ़ेज़, अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं एक ही फ़ेज़ को जान रहे होते हैं कि डिप्रेशन में तो बहुत लोगों को भूख ही नहीं लगती, तो हुँ, वो सोते नहीं, मैं तो सो भी रहा हूँ, मैं तो खा भी रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन की अगर हम देखें तो डिप्रेशन किस में ज़्यादा होता है? लड़कों में और लड़कियों में, और लड़कियों को या फीमेल्स होती हैं जो, उनको इग्नोर कर दिया जाता है कि उनकी बहुत सी बातों को सीरियस नहीं लिया जा रहा। हुँ, जैसे अब यहाँ मर्दों की भी बात करें, हम मेल्स की भी बात करें, तो वो किसी के सामने रो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत सबसे बड़ी बहुत बात बड़ी होती है, तो बात है। मुझे ये लगता है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हुँ, किसी डिप्रेशन में। हालाँकि ये चीज़ समझी जाती है औरत तो है ही नाज़ुक है, हुँ, उस वो तो रो भी सकती है, वो किसी के सामने गिला भी कर सकती है, लेकिन अगर एक मर्द किसी के सामने रो दे या गिला कर दे, तो वो एक चीज़ बहुत बहुत बड़ी चर्चा में हाइलाइटेड होती है। चीज़ हुँ, हाइलाइट में आ जाती है। अच्छा, ये तो रो देता है, ये तो लड़कियों की तरह रो रहा है, हुँ, इतने भी रोने। और बहुत से मर्द होते हैं वो इन चीज़ों को छुपा रहे होते हैं। हालाँकि रोना बहुत बेस्ट होता है कि आपको अपनी जो फीलिंग्स है, कैथार्सिस है, वो बाहर निकालना चाहिए। ठीक जब है। आप बहुत ज़्यादा पैनिक फ़ील कर रहे हो, स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो, तो औरतों का ये होता है कि उनके पास ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, वो रो भी दें तो कोई मसला नहीं है। अगर वो किसी के साथ बात भी कर रही हैं तो कोई मसला नहीं है, उन्होंने अपनी कहानी शेयर कर दी। हुँ, लेकिन बहुत से लड़के, या अगर हम मेल्स की बात करें, तो वो कभी भी अपनी डीप जो स्टोरी होती है वो किसी को बताते सुना नहीं नहीं रहे हैं। होते। हुँ, जैसे फीमेल्स आपस में बात कर रही बिल्कुल होती ऐसे हैं ही। कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, मैं ये हुआ। तो वहाँ क्या है कि वो मर्दों को लगता है कि ये हमारी वीकनेस ना बन जाए, ये हुँ, मेरा कोई वीक पॉइंट ना उठा ले। ठीक तो है, ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ दोनों को डिप्रेशन हो सकता है। वहाँ ये कोशिश होती है कि दोनों को समझना चाहिए हमें। ठीक है। औरतों को ये होता है कि थोड़ी ज़्यादा वो प्रायोरिटी मिल जाती है इस सेंस में कि वो अपने जो दुःख सुना सकती हैं, अपनी सैड स्टोरी भी किसी के सामने शेयर कर सकती हैं, और हर तरीके से। लेकिन ये होता है मेल्स के लिए होता है कि उनको ज़रा थोड़ा वो एक डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। डिफ़िकल्ट होता है, उनको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। हुँ, हमने किधर बोलना है, किधर नहीं, इधर रोने वाली सिचुएशन वो नहीं है, यहाँ हमने नहीं रो सकते, यहाँ मेरी कोई वीक पॉइंट ना कोई पिक कर ले, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर हम देखें तो एक ऐसी चीज़ है कि हम अपने आप को इसलिए नहीं डिफ़ाइन कर पाते, हम समझते हैं कि यार मेरे बारे में वो दूसरा क्या सोचेगा, क्या ठीक है? सोचेगा? वो मेरे बारे में क्या एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, जज करेगा जज मुझे? करेगा। तो हमें कोई क्या किससे बात करनी चाहिए? अगर कोई हमारी कोई इंटरनल कोई अगर प्रॉब्लम डन। चल रही है, तो कोई फ्रेंड हो या किससे वो हम पर्सनली बात करें? अच्छा क्योंकि तो अक्सर क्योंकि पेरेंट्स से भी हम एहतियात करते हैं कि पेरेंट्स हुँ। से कैसे बात पेरेंट्स करूँ से इस कैसे तरीके का बात इश्यू? करें? अच्छा, पहले तो अगर तो आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कभी भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर तो आप को लगता है कि मुझे इस पर्सन को सुना देना चाहिए कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो, तो ठीक आपको है, सुना लेना चाहिए। ठीक है। अपने जो दिल का बोझ है उसको हल्का कर लेना चाहिए। हुँ, लेकिन यहाँ जहाँ आप बिल्कुल ये कहें कि नहीं, अब मैंने इसको सुनाया तो इसको भी सुना दूँ, उसको भी सुना, वहाँ जो है लोग आपको उल्टा आपकी वीकनेस पकड़ना शुरू हो हुँ, जाते हैं। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये तो छोटी-छोटी बात पे रो देते हैं, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आजकल तो क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जिसकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको तो लोग वैसे ही रोंदू इस तरह के अजीब हुँ। नाम नेम उसके कर देते पुकार हैं, रहे होते हैं, और बिल्कुल। बिल्कुल कह रहे होते हैं इस बेचारे के पास तो रोना ही है। हुँ, इसको ना छेड़ो, या इस तरह सेपरेट कर की देते हैं चीज़ें उसको, कर बिल्कुल कर रहे ऐसे ही। होते हैं। तो वहाँ ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट आपके पास तरीका यही है कि आप अपनी जो बातें हैं वो एक पेपर पे लिख के फाड़ दें। अब ठीक है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई बैठा हुआ, आप उसको बता रहे हो भई मैं उधर गया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे से ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई। वही चीज़ आप एक पेपर पे हुँ, लिख देते हो, तो वही सेम सिचुएशन हो जाता है। ठीक लेकिन है। आपके पास वहाँ ये होता है, इख्तियार होता है कि आप उस पेपर को फाड़ के कहीं फेंक दो, किसी के हुँ, हाथ ना लगे। लेकिन अगर आपने अपना जो वो डाटा है वो किसी दूसरे के अंदर पेस्ट कर दिया, वो आपको डर भी लगा रहेगा। बहुत से लोग होते हैं वो इमोशनली वीक होते हैं, उनको इस चीज़ का होता है कि ये हुँ। दूसरों को ना बता दे, कहीं किसी पॉइंट पे आके मुझे ताना ना दे एक दे, और टेंशन ऐड हो जाती है एक उनके। और टेंशन ऐड हो जाती हुँ, है। वहाँ फिर आप ये करें कि आप चेयर थेरेपी की तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल चेयर रख के आप यही कंसीडर करें कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है। तो आप अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए या तो वो कर सकते हैं एक ठीक है, स्ट्रेटजी, या तो आप एक पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे हम दीन से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम
जो टोटली जो चीज़ें हैं अगर हम अल्लाह से जोड़ दें और अगर हम ये कंसीडर करें जितनी भी चीज़ें हैं कि सिर्फ एक टेम्परेरी दुनिया है, टेम्परेरी तो इससे भी हमारा एक स्ट्रेस लेवल लो हो सकता है। लो हो सकता है। अच्छा, वो यहाँ क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि अब इस्लामिक काउंसलिंग साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की हम बात करें, जो कि हमें दोनों की जो गाइडेंस के साथ जो एक हमें ये इस बात का पता चलता है कि आपके लिए दुनिया भी ज़रूरी है और आखिरत भी ज़रूरी है, एग्जैक्टली, और आपके लिए मेडिकल थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, तो और अल्लाह एब्सोल्युटली, ताला के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे अब है। लोग एज अ मुस्लिम जब हम बात करते हैं या कोई भी क्लाइंट आए तो हम उसको इनडायरेक्टली, अब जैसे कि एक सोशल मीडिया पे एक बात बहुत चली थी कि थेरापिस्ट के पास जाएं तो वो कहते हैं नमाज पढ़ो। हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते ना कि हम्म, वो से लोग इस चीज़ का बुरा भी मान जाते हैं, नमाज पढ़नी तो आपके पास क्या लेने हैं, बहुत से इस तरह की बात कर देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ हमने इनडायरेक्टली उनको कहना है, ठीक है। इनडायरेक्ट इस वे में कहना है कि आप उनकी रूटीन में ये चीज़ शामिल कर देनी है। ना हमने उनको पूछना है भाई आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन हमने कहना है कि आपने जो रूटीन चार्ट उनका सेट किया ना, वहाँ हमने नमाज भी ऐड कर देनी। ठीक और है। जिन लोगों का एक अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो मेडिकल थेरेपी भी ले रहे हैं, हम्म, या वहाँ क्या होता है कि जहाँ आपको 2 वीक्स के बाद आपको जो है ना किसी थेरेपी ने असर दिखाना था, या आपका 1 वीक तक आपको असर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप नमाज भी पढ़ रहे हो, आप मेडिकल थेरेपी भी ले रहे हो, और रिसर्च हमें यही कहती है कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल ऐसे अगर है। तो आप दोनों के मिक्सर से चलो तो आपको रिकवरी ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं। हम्म, लेकिन अगर तो आप बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई कर दो कि या मैंने थेरेपी लेनी है या थेरेपी को अवॉइड करना है, तो वहाँ आपको नमाज भी बहुत ज़्यादा काम ज़रूरी है। ज़रूरी है और आपके लिए थेरेपी भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, है। बिल्कुल ऐसे और है। आपने अगर किसी चीज़ में जल्दी रिकवरी लेनी है, फिर आप दोनों के कॉम्बिनेशन से चलो। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आप लास्ट मैसेज देना चाहें अपनी सोसाइटी के रिलेटेड हुँ। या थेरेपिस्ट के रिलेटेड, तो आप वो क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि थेरेपिस्ट को ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी सोसाइटी में ना मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पे वर्क करे। ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट पे भी बात की कि कभी भी अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ से भागे नहीं, बल्कि उनको गाइड करे प्रॉपर ठीक कि है। हमारा रोल क्या है। हुँ, और हम वाक़ई में माइंड रीडर्स हमें कह रहे होते हैं कि बिल्कुल। अच्छा मेरे दिमाग में चल, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करे। आप बहुत से लोग यहाँ क्या कह रहे होते हैं, नहीं मैं नहीं दिमाग खपा सकता, मैं उधर छूट गया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं उस पर्सन का जवाब क्या देता। यहाँ लोग इस तरह कह रहे होते हैं हुँ, मुझे, और मैं तो उनको प्रॉपर गाइड कर रही होती हूँ, आप ये कहें उनके जवाब में। तो वहाँ आप असर्टिवनेस स्किल्स के साथ दूसरों की जो है करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। थेरेपिस्ट के लिए ये, और दूसरा ये कि अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रूरी समझे। ठीक जब है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, हुँ, क्योंकि आपकी सेल्फ केयर और सेल्फ लव, जब आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव के कॉम्बिनेशन से चलते हो, ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ बूस्ट होना शुरू हो जाती है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आप थेरेपिस्ट के रिलेटेड बताइएगा कि आप ऑनलाइन भी थेरेपीज़ देती हैं, यस। ताकि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस बात का आइडिया हो सके? जी, जी, मैं ऑनलाइन भी देती हूँ, ऑन साइट भी देती हूँ। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट और आज बहुत सी बातें क्लियर हुई, स्पेशली हमारी डिप्रेशन के रिलेटेड, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब ये चीज़ कॉमन हो चुकी है कि हर एक शख्स ओवरथिंकिंग, एंग्जायटी और डिप्रेशन का शिकार है। हमें ये बात अब मान लेनी चाहिए कि अगर हमने एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए हमें एक तो इस्लाम के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना होगा, और सेकेंडली ये कि अगर कोई भी ऐसा इशू है तो हम थेरेपिस्ट के पास लाजमी जाएँ। और इस चीज़ को बात समझ लें कि 10% सिर्फ हमारा जो है इख्तियार वो हमारा मामलात के ऊपर होता है, बाकी 90% जो होता है वो हमारा सिर्फ खुशी के ऊपर होता है। तो हमें इसीलिए ज़्यादा जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो इतनी हाई नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर भी हमारी इन्हीं टॉपिक्स पे बात होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।